नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी ब्लेड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। ये केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है और इसमें हम एक ही वीडियो देखेंगे और सारे कंसेप्ट को करेंगे क्लियर। और एक वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, सारे कंसेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे और आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो वर्ड है वर्गीकरण, तो इससे आप बहुत पहले से भी जानते हैं कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। यहाँ हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि किसी पदार्थ को उसके गुण के आधार पे, रंग के, कलर के, हाइट के, वजन के हिसाब से अलग अलग बांटिएगा, वो वर्गीकरण कहलाता है। यानी एक समान गुण प्रदर्शित करने वाले वस्तु को एक जगह रख दीजिए ताकि आपको उस वस्तु को कोई मांगे तो आसानी से निकाल के दे सकें। जैसे कि दुकान में विभिन्न प्रकार के साबुन होते हैं, तो नहाने वाले साबुन और कंपनी के हिसाब से भी एक जगह एक खांचे में रखा जाता है ताकि कोई मांगे तो आसानी से दुकानदार निकाल के दे दे। 20-30 प्रकार का साबुन एक में मिला हो और आप माने दुकानदार को खोजने में देरी हो और उसको देने में देरी हो, तो आप वहां से चले जाइएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तुओं को उसके समान गुण के आधार पर बांट देंगे। तो उसी प्रकार तत्व भी होते हैं जो 118 हैं, उन्हीं के गुणों के आधार पर उनको एक साथ रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख देना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। डेली लाइफ में भी खाना बनाते हैं तो आप देखिएगा, मसाला है, तेल है, जितने भी पदार्थ होते हैं एक जगह पे रखते हैं ताकि हमको आसानी से निकाल लें और यूज करें। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। हमारे आसपास जितना भी वस्तुएं हैं आप देखते होंगे, तत्व होगा, मिश्रण होगा या यौगिक होगा, इसी के रूप में तो मिलाता है। और तत्व क्या होते हैं? तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए तत्व कहलाते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ये Na सोडियम है, इसमें लाखों करोड़ों सोडियम के परमाणु होंगे और एक ही प्रकार के होंगे। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। तो जितने भी तत्व हैं 118 हैं और 118 को भी डिवाइड किए हैं उनके गुणों के आधार पे। 118 में जो तत्व चमकीले हैं उन्हें धातु कहते हैं और जो चमकते नहीं हैं उन्हें अधातु कहते हैं। और जो धातु अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। तत्वों को आसानी से हम पढ़ लें और उनको अध्ययन कर लें, इसीलिए वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम तत्वों की संख्या बहुत कम थी तो उनको अलग अलग हम पढ़ सकते। जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होती गई उनके संख्या में बढ़ोतरी होती गई और उनको अलग अलग पढ़ने में दिक्कत महसूस होने लगी, तो हमको वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। 5 आदमी है आपके आसपास तो 5 आदमी का गुण बता सकते हैं, लेकिन 1000 आदमी है आपके आसपास तो उनका गुण अब आप नहीं बता सकते हैं अलग अलग करके। तो हम ऐसा करेंगे कि एक समान गुण वाले आदमी को एक रो में रख देंगे और एक आदमी के बारे में जान लेंगे कि रेड कलर का है, इसका हाइट है, ऐसा है, ये ब्लैक है। और उसके पीछे जितने भी आएंगे तो ब्लैक आदमी आएंगे चाहे रेड आदमी आएंगे। तो एक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनके पीछे कौन कौन है याद कर लीजिए, तो सभी का गुण मालूम चल जाएगा। बहुत से वैज्ञानिक तत्वों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सबसे पहले निकल के आते हैं डोबे राइनर जो कि त्रिक नियम दिए थे। तो ये 1829 ईस्वी में त्रिक का नियम दिए थे और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे और उनका आधार था कि 3 तत्वों को एक साथ रखना। 3 तत्वों को एक साथ रखा और उनको त्रिक कहा। तो एक त्रिक में कितने एलिमेंट? 3 तत्व रहते हैं और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। जैसे जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा।
त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि तीन तत्व लीजिए, यहाँ पर ए लीजिए, इसको बी लीजिए, इसको सी लीजिए, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे सजाइए और अगल बगल पहला और तीसरा को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो बीच वाले का वजन निकल जाता है। बीच वाले का मध्य धातु का परमाणु द्रव्यमान अगल बगल तत्वों के एवरेज होता है, इसी को त्रिक नियम कहते हैं। और एक त्रिक में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और उनके समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 15 से 16 थी। और उन्होंने ऐसे ऐसे 3 त्रिक बनाए और 9 गो तत्वों को उसमें स्थान दिया। तो मान लेते हैं कि 3 तत्व ए है, बी है, सी है। ए का वजन m, बी का वजन मास m और सी का वजन मास m मान लेते हैं। तो बीच वाले तत्वों का वजन, तो मास ऑफ बी m बराबर हो जाएगा मास ऑफ ए और मास ऑफ सी और बटा 2, यानी कि बीच वाले का वजन निकालिएगा तो ma प्लस mc बटा 2, तो ये बीच वाले के वजन निकल जाएंगे। तो उदाहरण के लिए हम एक डोबेरेनर का एक त्रिक लेते हैं। तो डोबेरेनर का एक त्रिक होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के। तो लिथियम का वजन 7 और पोटेशियम का वजन 39। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो 7 39 जोड़िएगा तो 46 आएगा और बट्टा 2 से भाग दीजिएगा तो ये 23 आएगा। तो ये सोडियम का वजन 23, यानी बीच वाले का वजन पहले और तीसरे को जोड़ के उनको एवरेज निकालेंगे तो बीच का बराबर आता है। तो डोबेरेनर ने ऐसा 3 त्रिक बनाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और एक और था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो कैल्शियम और बेरियम को जोड़िएगा और 2 से भाग निकाल करके एवरेज कीजिएगा तो बीच वाले आता है। तो 2 त्रिक देख लिए। एक और था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 त्रिक देख लिए। तो ब्रोमीन का वजन क्या होगा? तो क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज होगा। तो इस प्रकार हम देख लिए 3 त्रिक। और इनकी कमी क्या हो गई? तो कमी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। त्रिक नियम का कमी था कि उस समय डोबेरेनर ने जब त्रिक बनाया तो 3 ही त्रिक बना पाए, जबकि तत्वों की कुल संख्या 15 से 16 थी। तो त्रिक के अनुसार 5 त्रिक बनते हैं, एक त्रिक में 3 तत्व हैं तो, लेकिन उन्होंने 3 ही त्रिक बनाया और 9 एलिमेंट को ही उसमें रखा। तो 9 एलिमेंट को रखा तो 3 त्रिक बनाए और जितने भी अन्य तत्व थे उनका स्थान त्रिक में नहीं मिला और त्रिक के रूप में वो नहीं सज पाए। तो ये उनकी कमी थी। इनके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स आते हैं और वो भी अपना नियम देते हैं। और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और 1866 में इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इन्होंने 8 तत्वों को लिया और उनके बढ़ते हुए वजन के क्रम में सजाया और कहा कि पहला तत्व 8वें से क्या होगा? बराबर होता है। जैसे संगीत में 7 स्वर होता है उसी से इसकी तुलना की जाती है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और यही 7 सुर पे कोई भी संगीत बनता है। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। तो ये 7 के बाद से क्या आएगा? 8, 8 के बाद से 9। अब कहीं से गिनिए, यहाँ से गिनिएगा तो इसका 8वां आएगा रा। तो पहला 8वां के बराबर हो गया। पा है तो पा से गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आइएगा इसके नीचे तो 8वां पहला का गुण समान है। तो इस प्रकार से इन्होंने अष्टक नियम दिया। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान होते हैं। जब ये अपना नियम बना रहे थे तो ऐसे स्लॉट बनाते बनाते कहीं कहीं 2 तत्व भी रख दिए थे और ये नियम केवल जो लागू होता था हल्के तत्वों के लिए लागू होता था। तो सीमाएं देख लेते हैं कि इस नियम की कमी कहाँ हो गई कि इस नियम को अमान्य रख दिया गया और आगे फिर खोज हुई। तो यह नियम केवल कैल्शियम धातु
हल्के तत्वों के लिए लागू होता था। तो ये याद रखिएगा कि इनके समय 57 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने हाइड्रोजन से बांटना शुरू किया और थोरियम पे ख़त्म किया, और ये नियम केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता था और ये कैल्शियम पर जाके समाप्त हुआ। कैल्शियम के बाद ये नियम नहीं लगता था। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे, और जो भी तत्व थे नए नए खोज भी हुए उनका गुण मेल नहीं हुआ। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया था, बल्कि समान गुणों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान। यानी कि ये अपने आवर्त सारणी को फिट करने के लिए एक ही स्लॉट में, एक स्लॉट में दो तत्वों को रख दिए थे, और स्लॉट में रखे भी थे तो ऐसा रखे थे कि किसी का समान गुण नहीं था, असमान गुण था, एक साथ था, और कहीं कहीं समान गुण वाले को अलग अलग कर दिए थे। तो ये इनकी कमी थी। और ये भी बता दें आपको कि इन्होंने बताया था कि प्रकृति में 56 तत्व हैं, आगे खोज नहीं होगा, लेकिन आगे चल के बहुत से तत्वों की खोज हुई। ये भी इनकी सीमा ही है। यहाँ पे उनका हम देख लेते हैं अष्टक नियम, सा रे गा मा पा दा नी, ये सब है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 नीचे आइएगा तो इनका गुण समान होगा। और यहाँ पे देखिएगा एक के स्लॉट में दो तत्व लिए हैं, यहाँ भी एक स्लॉट में दो है। तो ये ज़बरदस्ती से अपने सारणी को अच्छा बनाने के लिए, फिट करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ कहीं कहीं देखिएगा कि समान गुण वाले तत्व क्या हैं, अलग अलग हैं। ये जो कोबाल्ट निकेल होता है चुंबक के प्रति सटता है, और ये क्लोरीन फ्लोरीन जो होते हैं अधातु होते हैं, लेकिन इन्हीं के ग्रुप में रख दिया गया है। ये तो बात गलत है। कहीं कहीं ऐसे देखिएगा कि कोबाल्ट निकेल जो लोहा के साथ रहना चाहिए, इसको अधातु के साथ रख दिए हैं, लेकिन कोबाल्ट निकेल के साथ। आगे आते हैं मेंडलीफ, और आवर्त सारणी के हीरो भी कह सकते हैं इनको, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। और मेंडलीफ जो थे रूस के वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ था, और इन्होंने बहुत योगदान दिया तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। इनके समय 64 तत्व ज्ञात थे, और तत्वों के बांटने के लिए इन्होंने परमाणु द्रव्यमान का यूज किया। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाते गए, और एक नियम बताएं कि ऐसे सजाएंगे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीफ ही थे प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों को वर्ग और आवर्त में बांटा। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं इन्हीं को हम कहते हैं वर्ग, और ये जो क्षैतिज कतारें हैं इन्हें कहते हैं आवर्त। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें हैं और 8 वर्ग हैं। इसको एकदम याद रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया तो बनाते कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ दिए थे, और जहाँ खाली स्थान छोड़े थे बताए गए कि प्रकृति में ऐसे तत्व भी आएंगे जो इनका स्थान लेंगे। आगे चल के तत्व की खोज होगा जो यहाँ पे रखा जाएगा, और उसी टाइम उन्होंने ये भी बता दिया कि जो नए तत्व मिलेंगे उनका गुण कैसा होगा, ऑक्साइड कैसा होगा, वजन कितना हुआ, और आगे चल के मिला ना तो मेंडलीफ के अनुमान के हुबहू तत्व मिला और उसी को वहाँ पे रख दिया गया। तो एक नंबर इनकी बहुत महत्वपूर्ण खोज थी कि खाली स्थान छोड़ दिया, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खाली स्थान को भरने में होड़ मचा दी, और पहले हम खोज के भर दे, तो इस प्रकार से तत्वों की खोज शुरू हुई और बहुत से तत्व मिले जो वर्तमान में 118 हो गए हैं। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए
क्या छोड़े थे, जगह छोड़ दिए थे और छोड़ करके ये आगे बढ़ गए थे और बोले थे कि आगे मिलेगा और उसको जो मिलेगा इसी में रख दीजिएगा। उस समय जितने तत्वों के लिए स्थान छोड़े थे उनका नाम भी उन्होंने रखा था। उन्होंने बताया था कि रिक्त छोड़े गए स्थान पर आने वाले तत्वों का नामकरण उसी समूह के आने वाले तत्व के नाम के पहले एक का शब्द लगाकर किया गया था। जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम जब तक खोज नहीं हुआ था तो उसको हम एका बोरान कहते थे, याद रखिएगा, एका बोरान स्कैंडियम। और एका एल्यूमिनियम किसे कहते हैं, गैलियम को, और एका सिलिकॉन जर्मेनियम को कहते हैं। तो समान गुण वाले तत्वों को एक साथ जगह भी मिल गया, ये भी इनका गुण था। पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रख दिया गया। मेंडलीफ जब आवर्त सारणी बना रहे तो अक्रिय गैस नहीं था, और अक्रिय गैस मिला तो बिना छेड़छाड़ किए हुए आवर्त सारणी को मेंडलीफ के लास्ट में एक और वर्ग बना दिया गया और उसमें अक्रिय गैस रख दिया गया। ठीक, और जब ये नियम बना रहे थे मेंडलीफ ने तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम पे सजाया था। तो कहीं कहीं क्या किए थे कि पहले अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को रख दिए थे और बाद में कम। तो इनकी सीमाएं देख लेते हैं। तो सीमाएं क्या थी, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों का जगह नहीं मिलता है। तो समस्थानिक के बारे में जानते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम यानी रोल नंबर सेम हो और द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन है तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है और तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं। कार्बन के हैं तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इनकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसी को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे ये कैंसर का इलाज होता है तो कोबाल्ट 60 से यूज होता है जो कि समस्थानिक है कोबाल्ट का। किसी जीवाश्म का अध्ययन करना हो, कोई वृक्ष है चाहे कोई जीवाश्म का हड्डी है या घड़ा है, मिट्टी को खोदने पर मिलता है तो उसमें से हम कार्बन 14 निकालते हैं और उसी के अध्ययन से हम बता सकते थे कि ये जो जीव का हड्डी मिला है कितने साल पुराना है, या ये जो वृक्ष है उसके छाल से कार्बन 14 निकाल कर बता सकते हैं कि कितनी साल पुराना ये वृक्ष है। तो इनको समस्थानिकों का स्थान नहीं मिला था क्योंकि मेंडलीफ का आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। या तो इसका वजन 1 है, 2 है, 3 है, तीनों में से वजन 1 रखिए चाहे 2 रखिए चाहे 3 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 2 छूट जाएगा। अगर द्रव्यमान संख्या के अलावा क्रमांक संख्या पर रखे होते तो तीनों उसमें आ जाते। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। जो हाइड्रोजन है वो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका भी दोष यही है कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला है और इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, तो ये भी बताए थे कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में मेंडलीफ ने सजाया था, लेकिन कहीं कहीं क्या किए थे कि पहले अधिक द्रव्यमान संख्या वाले रख दिए थे और बाद में कम। तो ये इनके नियम का विरुद्ध था और एक महत्वपूर्ण कमी भी था। मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो ऐसे हैं ग्रुप हैं और ऐसे ऐसे जो हैं आवर्त हैं। तो ऊपर से नीचे आइए ग्रुप और ऐसे चलिए आवर्त। तो ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप 8 हैं। क्षैतिज कतारों आवर्त की संख्या 7। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी को दोषों को दूर करके एक नया सारणी बना, इसी आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो दिए थे हेनरी मोजले ने बताया कि यदि तत्वों को द्रव्यमान संख्या के बजाय हम परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे
अच्छा होगा और अधिक मौलिक भी होगा। और इसी नियम को सहायता से नील्स बोर ने उस समय ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया और इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाइएगा तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। यही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है, फिगर है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊपर से नीचे आइएगा और इधर से आप इधर भी जाइएगा। यहाँ पे खड़े हैं तो आप इधर आ गए, ठीक। और यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे आइएगा तो इधर आगे। तो यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने हैं, 18 हैं। आवर्त कितना है, 7 है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं। और वर्ग 1 2, ये जो वर्ग 1 है 2 है, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। और जो वर्ग 13 से लेकर के 18 तक हैं तो इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे जो है एफ ब्लॉक हैं। 4 भाग में डिवाइड हो गए आवर्त सारणी। और एक जो वर्ग होते हैं उसको क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि स्वाद इनका क्षारीय होता है। वर्ग 2 को हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। डी को संक्रमण तत्व कहते हैं। बी बोरान फैमिली होता है। और 14 जो होता है कार्बन फैमिली। और 15 में नाइट्रोजन फैमिली होता है, इसको निक्टोजेन के नाम से जानते हैं। 16 ऑक्सीजन फैमिली जिसको चैल्कोजेन कहते हैं। 17 होता है क्लोरीन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली जिसको हैलोजन के नाम से जानते हैं। और 18 होता है अक्रिय नोबेल गैस। इस सभी का नाम समझ गए। अगर आवर्त 1 में चलते हैं तो पहला हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम मिलता है। और इसमें टोटल 2 तत्व होते हैं, तो 2 तत्व होते हैं, तो इसलिए इसको हम अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। तो अति लघु आवर्त किसे कहते हैं, तो आवर्त 1 को, क्योंकि इसमें तत्व 2 होते हैं। फिर आप आवर्त 2 में चलिए तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो इसमें 8 हो गए। फिर आवर्त 3 में चलिएगा तो इसमें 2 है और इसमें 6 है, 8 है। तो आवर्त ये 2 और 3 को हम लघु आवर्त कहते हैं, वो 1 को अति लघु। अब आवर्त 4 में 5 में चलिएगा तो इसमें 18 तत्व हैं, तो इसमें दीर्घ आवर्त इसको कहते हैं। आवर्त 6 में चलिएगा तो इसमें 32 है, इसे अति दीर्घ कहते हैं। 7 में चलिएगा तो अभी अधूरा आवर्त के नाम से इसको जानते हैं। और नीचे एफ ब्लॉक में 14 गो तत्व रखे गए हैं और इस प्रकार से 28 इसमें तत्व रखे गए। तो आप समझ गए कि 4 भाग में बांटे एस पी डी ब्लॉक में। आवर्त 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब आप किसी भी आवर्त में एंट्री कर रहे हैं तो पहला तत्व आपको क्षारीय धातु मिल रहा है। वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं, तो ये सभी क्षारीय धातु हैं और यहाँ पे सभी अक्रिय गैस हैं। तो एंट्री कीजिएगा तो वो आवर्त में क्षारीय धातु प्रथम होता है और अंतिम हीलियम यानी कि अक्रिय होता है। यहाँ भी एंट्री कीजिएगा तो प्रथम क्षारीय धातु और अंतिम नोबेल गैस होता है। तो इस प्रकार ये आवर्त सारणी होते हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि इस आवर्त सारणी में ये होता है बायां और ये होता है दायां, ठीक। और बाएं साइड धातु है और दाएं अधातु है। और ये बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है ये उप धातु है। तो आवर्त सारणी में बाएं धातु है और दाएं अधातु है। तो आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप चलना प्रारंभ कीजिएगा, यहाँ पर पहुँचे तो धातु को छोड़ते हुए अधातु के पास जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर धातु का गुण घटता है और दाएं से बाएं जाने पर धातु का गुण बढ़ता है। ऊपर धातुएं वीक हैं और नीचे धातु का गुण अधिक है। तो ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता है, इसको भी याद।
तो आप देख चुके हैं कि बाएं से दाएं जाइएगा तो धातु का गुण घटता है, ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु का गुण बढ़ता है। अब देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या। तो आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का त्रिज्या बढ़ेगा, क्योंकि एक नया सेल बनता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक घर बनेगा के। लिथियम के लिए जब है तो इसके लिए घर क्या बनेगा, 2 है तो पहला में 2 और इसमें लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो एक और घर 3। सोडियम को लीजिएगा, इसमें 11 है तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1, 8 2 10 1। तो परमाणु के नाभिक से बाहरी सेल की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसको पिकोमीटर से मापते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घर बढ़ रहा है तो इसकी बीच की दूरी भी बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। और बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या घटता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, परमाणु संख्या में बढ़ोतरी तो हो रहा है लेकिन साइज घट जा रहा है, क्योंकि आप इधर से चल रहे हैं 13 में गए हैं, बोरान है 14 में गए, कार्बन है, एक संख्या बढ़ गया, बोरान 5 पे है, कार्बन 6 पे है, तो 5 से 6 हुआ तो एक प्रोटॉन बढ़ा और एक प्लस जो होता है परमाणु के नाभिक में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़िएगा तो एक एक आवेश प्लस नाभिक में जाता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और आवेश एक जगह जाकर मिलने के कारण पॉजिटिव आयन मजबूत हो जाता है, जो कि कक्षाओं को घेर करके छोट कर देता है। तो इस प्रकार आप बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का साइज घटता है। और अब देखते हैं संयोजकता के बारे में। तो आप बाएं हैं और इधर दाएं हैं, इधर आप ऊपर हैं, इधर नीचे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में संयोजकता क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होती है। संयोजकता कहने का मतलब कि बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और उसी के द्वारा हम निकालते हैं संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए घर बनेगा 1 के में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम है, लिथियम के परमाणु क्रमांक 3 तो इसके लिए के में 2 और एल में 1। सोडियम है 11 है तो के में 2, एल में 8 और एम में 1। तो इसके बाहरी घर में के में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी संयोजकता क्या होती है, सेम ही रहती है। लेकिन आप इधर से बाएं से दाएं जाइएगा तो संयोजकता 1 से बढ़कर 4 होती है और फिर घट के 0 हो जाती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष दूर कैसे आधुनिक आवर्त सारणी में हो गया। तो आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पे रख गए। समस्थानिक जो थे उनको स्थान मिल गया क्योंकि उनका द्रव्यमान अलग था लेकिन परमाणु संख्या सेम था तो एक जगह रह गए। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है और निकेल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा तो ये भी सही हो गया। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ये जो नाभिक है और नाभिक में जितने भी प्लस होंगे प्रोटॉन उसी को Z से सूचित करते हैं परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या सेम होती है। अगर आवर्त में आप एंट्री कर रहे हैं तो उसका जो कोष बनेगा घर सेम बनेगा, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और एक एक प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे नाभिक में। उदाहरण के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन सभी एक ही आवर्त के हैं और सभी के लिए के और एल घर बना है। एक समूह के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, या ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं जो कि पहले बताएं। हाइड्रोजन है तो के में 1 रख दिए, लिथियम है तो के में 2 और एल में 1, सोडियम
है तो 2 8 8 रहेंगे। तो इस प्रकार से ये पोटेशियम है, इसके भी पोटेशियम के बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि किसी तत्व की स्थिति आवर्त सारणी में, इसका तात्पर्य है कि वो तत्व आवर्त सारणी में किस वर्ग में है, किस आवर्त में है। अगर किसी तत्व ले लीजिए सोडियम, तो ये सोडियम लिए हैं, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो K में 2 हो गए, L में 8 हो गए, M में 1, 8 2 10 1। तो इसके लिए घर 3 बने हैं, तो इसकी आवर्त संख्या 3 हो गई, ये आवर्त 3 में आएंगे। और बाहरी घर में जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वही इसकी क्या हो जाती है, वर्ग। तो सोडियम जो होता है इसके बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वर्ग संख्या 1 और घर 3 बना, तो इसकी आवर्त संख्या 3 हो जाता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2 से अधिक हो तो वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 17 होता है, तो K में 2, L में 8, 8 2 10, M में 7, तो 8 2 10 7 17। तो अभी बताए थे कि 1 से 2 और से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी घर में, तो 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, तो 10 7 17। तो इस प्रकार क्लोरीन का स्थान निकल गया 17। और इसके लिए घर कितना बना है, K बना है, L बना है, M बना है, तो इसकी आवर्त संख्या हो गई 3 और वर्ग संख्या 17। तो इस प्रकार से सभी तत्वों की स्थिति हम पता कर सकते हैं कि किस आवर्त और किस वर्ग में है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित करेगा कि कितना उसमें कोष बन रहा है और कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये देख लिए, आवर्त सारणी में किसी तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बढ़ाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है, जो हम पहले बता चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, पहला है संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से संयोजकता निर्धारित होती है। यदि किसी परमाणु के बाहरी घर में 1 2 और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता वही होगा। अगर किसी परमाणु के बाहरी घर में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 बढ़ती है, उसके बाद घट करके 0 हो जाती है। जैसे सोडियम है तो सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है। ये सोडियम को उठाइए, सोडियम की परमाणु संख्या 11, K में 2, L में 8, M में 1 हो गया। मैग्नीशियम उठाइए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो मैग्नीशियम इसमें 2, इसमें 8 और M में 2, तो 1 से 2 हुआ। एल्युमिनियम लीजिए, इसकी परमाणु संख्या 13, तो K में 2, L में 8, 8 2 10 और M में 3। तो देखिएगा बढ़ गया कि नहीं 3, तो 1 से 4 तक बढ़ा, फिर घट करके 0 तक आता है। परमाणु साइज, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्य कोश की दूरी परमाणु साइज कहलाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। तो आप आवर्त में जाइएगा तो परमाणु साइज क्या होता है, छोट होता है। सोडियम के लिए घर बनाएंगे तो सोडियम का घर हो जाएगा ये बीच में आवेश, और ये K और ये L। K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, 8 2 10 और ये 11 होता है, तो इसका एक घर M। तो घर 3 बना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, तो इसका एक K हुआ, L हुआ और M हुआ। K में 2, L में 8, 8 2 10 और लास्ट घर में 3,
तो घर देख लिए, घर सोडियम मैग्नीशियम के लिए सेम बन रहा है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ गया है तो एक आवेश बीच में चला गया, तो आवेश की संख्या बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एकता में है प्लस आयन, तो उसको खींच करके घर को छोटा कर देंगे। यानी कि घर सेम है और आदमी अधिक बढ़ते हैं तो घर में दिक्कत होने लगती है। जैसे दिल में एक आदमी है तो आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं, फ्री हैं, और नहीं है तो और भी फ्री है, जहाँ मन तहाँ घूम सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके हार्ट में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी प्रकार आते आते इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि द्वार पर कोई होगा, रोड पे कोई होगा, तो इस प्रकार से आप सिक्योर कर रख जाइएगा और आपका घर छोटा हो जाएगा। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोषों की दूरी बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। धात्विक गुण, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आबंध बनाते हैं, अतः वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल सकते हैं। तो ये सभी आवर्त सारणी के गुण हैं। अधात्विक गुणधर्म, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो अधातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करती है, ग्रहण करती है और ऋण आवेश बन जाती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं की ओर पाई जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। ऊपर से नीचे आइएगा तो अधातु के गुण घटता है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं, तो इसीलिए तो उपधातु कहते हैं, जिसमें धातु अधातु के दोनों गुण पाए जाते हों। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो स्वाद क्षारीय होगा, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड को चखने के बाद से स्वाद अम्लीयता की तरह निकलती है, अम्लीयता की तरह लगती है। तो एक जगह देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ गुण। परमाणु साइज ले लेते हैं और आवर्त में परिवर्तन और कारण भी देखेंगे। तो आवर्त में चलिएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो कम होता है, और परमाणु साइज समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु साइज बढ़ता है। धात्विक गुण, आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो धातु का गुण घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु का गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण, तो बाएं से दाएं जाइएगा तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि दाएं अधातु हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो वर्ग में तो अधातु का गुण घट जाता है। यहाँ तक आने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ठोकिए।